बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। आज का हमारा टॉपिक है मानवेंद्र नाथ रॉय। ये जो हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनमें मानवेंद्र नाथ राय की गणना आधुनिक भारत के ऐसे विचारकों में होती है जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों की मौलिक व्याख्याएं की। उन्होंने साम्यवाद के व्याख्याकार के रूप में विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की, किंतु उन्होंने मार्क्सवादी या लेनिनवादी ढांचे में बंधकर साम्यवाद की व्याख्याएं नहीं की। उनके चिंतन में प्रखर मानवतावादी स्वर सर्वत्र छाया हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन को नव मानववाद की संज्ञा दी है। मित्रों, हम मानवेंद्र नाथ राय का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय का मूल नाम नरेंद्र नाथ था। उनका जन्म पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिले के आखोलिया ग्राम में 21 मार्च 1887 को हुआ था। उनके पिता पंडित दीनबंधु भट्टाचार्य धार्मिक प्रवृत्ति के स्कूल शिक्षक थे। नरेंद्र की शिक्षा दीक्षा चिंगरीपोटा में हुई, जहां उनके पिता कुछ संपत्ति खरीदकर बस गए थे। एंट्रेंस परीक्षा पास करने के पश्चात नरेंद्र ने कलकत्ता, जो कि आजकल कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उसके नेशनल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। बाद में उन्होंने बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया, किंतु वहां वे अपना अध्ययन जारी नहीं रख सके। विद्यालय के दिनों से ही नरेंद्र की क्रांतिकारी आंदोलन और गतिविधियों में रुचि होने लगी थी। अपने दो मित्रों हरिकुमार और शैलेश्वर के साथ मिलकर उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कोबालिया बुलाया था और उनके लिए एक सभा का आयोजन भी किया था। इन दिनों मित्रों को इस कारण कुछ दिनों के लिए स्कूल से निष्कासन का दंड भी भुगतना पड़ा था। नरेंद्र उस समय भगवद गीता, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ, अरविंद घोष की रचना भवानी मंदिर तथा विवेकानंद की पुस्तकों को रुचिपूर्वक पढ़ते थे। बाद में नरेंद्र क्रांतिकारी और राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय होने लगे और अनुशीलन समिति नाम की संस्था में सम्मिलित हो गए। वे बरिन घोष के संपर्क में आए, जो उन दिनों बांग्ला दैनिक युगांतर का प्रकाशन कर रहे थे। नरेंद्र भी इस दैनिक के प्रकाशन में बरिन घोष की सहायता करने लगे। उन्होंने इस पत्र के लिए कुछ लेख भी लिखे। नरेंद्र कलकत्ता आ गए तथा वहां रहकर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने बम बनाने, बंदूक चलाने आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया। क्रांतिकारी कार्यों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से नरेंद्र ने चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर 6 दिसंबर 1907 को की गई डकैती में भी भाग लिया। डकैती के बाद नरेंद्र फरार हो गए, किंतु कुछ दिनों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 24 परगना में डायमंड हार्बर के पास नेत्रा में एक डकैती के आरोप में नरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वे जमानत पर रिहा हुए और फरार हो गए। फरार होने के बाद नरेंद्र का अधिकांश समय हावड़ा और शिवपुर में व्यतीत हुआ। 1910 में अन्य क्रांतिकारी सहयोगियों के साथ नरेंद्र पर भी हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में नरेंद्र को 1 वर्ष की सजा हुई। उन्हें लगभग 9 महीने तक जेल में एकांत बंदी के रूप में रहना पड़ा। जेल में नरेंद्र ने अपने भावी कार्यक्रम की योजना बनाई। जेल से निकलने के पश्चात उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों में एकता और तालमेल स्थापित करने के प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था। इन्हीं दिनों नरेंद्र देश के विभिन्न भागों में घूमे। लगभग 1 वर्ष की अवधि में एक संयुक्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ, जिसे बाद में जुगांतर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। अपने कार्यों को गुप्त रखने के लिए नरेंद्र ने इंडिया इक्विटेबल बीमा कंपनी में एजेंट के रूप में तथा बेलिया घाट में चावल की एक मिल तथा लकड़ी की एक टाल पर बिल कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया। बाद में उन्होंने एक रेस्टोरेंट भी खोला। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने के उद्देश्य से नरेंद्र ने भारत स्थित जर्मन अधिकारियों से संपर्क बनाया। उन्होंने व जतिन मुखर्जी ने 1914 के प्रारंभ में कलकत्ता के जर्मन कॉन्सुलेट जनरल से अनेक बार भेंट की तथा इस योजना पर विचार विमर्श किया कि जैसे युद्ध प्रारंभ हो, भारत में सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया जाए।
मार्च 1915 में क्रांतिकारियों को सूचना मिली कि जर्मनी उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हथियार देने को तैयार है। इस सूचना के साथ यह सुझाव भी प्राप्त हुआ कि सारे ब्यौरों पर विस्तार से विचार करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा जाना चाहिए। क्रांतिकारियों ने नरेंद्र को हथियार प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में विदेश भेजने का निश्चय किया। अप्रैल 1915 में नरेंद्र कलकत्ता की एक फर्म हैरी एंड सन्स के एजेंट सी मार्टिन के नाम से भारत से जावा रवाना हुए। अपनी इस यात्रा में जर्मन सरकार के सहयोग से नरेंद्र को क्रांतिकारियों के लिए कुछ हथियारों की प्राप्ति का आश्वासन मिला। नरेंद्र को बताया गया कि मेवरिक नामक एक जहाज पर हथियारों की एक खेप रवाना कर दी गई है और यह सुंदरवन में रायमंगल नामक स्थान पर हथियारों को उतारेगा। नरेंद्र भारत लौट आए, जहाज की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु वह जहाज रायमंगल नहीं पहुंचा। नरेंद्र और उनके साथी एक बार निराश हुए, किंतु उन्होंने नए सिरे से जर्मन अधिकारियों के साथ मिलकर भूमार्ग के हथियार भारत लाने की योजना बनाने का निश्चय किया। नरेंद्र एक बार फिर विदेश रवाना हो गए। इस बार वे पौंडीचेरी के निवासी फादर मार्टिन के नाम का पासपोर्ट बनाकर विदेश रवाना हुए। पासपोर्ट के अनुसार वे धर्मशास्त्र का अध्ययन करने पेरिस जा रहे थे। नरेंद्र के विदेश रवाना होने के पश्चात पुलिस के साथ मुठभेड़ में क्रांतिकारी नेता जतिन मुखर्जी की मृत्यु हो गई। क्रांतिकारी आंदोलन के अनेक सदस्य पकड़ लिए गए और लंबी अवधि के लिए जेल भेज दिए गए। शेष भूमिगत हो गए, अतः आंदोलन व्यवहारिक विकृत हो गया। नरेंद्र को भारत लौटने का कोई उत्साह शेष नहीं रहा। जून 1916 में नरेंद्र अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। इस समय तक वे क्रांतिकारी गतिविधियों की निरर्थकता अनुभव कर चुके थे और अपने जीवन को कोई नया मोड़ देना चाहते थे। बाद की अवधि में नरेंद्र अमेरिका और मेक्सिको में रहे। वहीं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के परिसर में वे अपने एक भारतीय मित्र के साथ रहते थे। उसी मित्र ने उन्हें सलाह दी कि वे अपना नाम बदल ले ताकि उनका अतीत मिट जाए और वे एक नए जीवन का प्रारंभ कर सके। नरेंद्र ने इस परामर्श को मान लिया और अपना नाम बदलकर मानवेंद्र नाथ रॉय कर रख लिया। इस नाम परिवर्तन को रॉय ने अपने पुनर्जन्म की संज्ञा दी। अब उनके विचार भारत में सशक्त विद्रोह के माध्यम से क्रांति की योजना बनाने तक सीमित नहीं थे। उन्होंने ये अनुभव किया कि भारतीय जनता की मुक्ति के लिए व्यापक और गंभीर क्रांति की आवश्यकता थी। अमेरिका और मेक्सिको प्रवास की इस अवधि में वे समाजवादी विचारधारा के संपर्क में आए और वे उग्र राष्ट्रवादी की अपेक्षा एक दृढ़ समाजवादी बनने के मार्ग पर चल पड़े। अमेरिका में उनकी इवलिन टेंट नामक महिला से मित्रता हुई और वे उनकी राजनीतिक सहयोगी बन गई। बाद में न्यूयॉर्क में रॉय ने उनसे विवाह कर लिया। वे रॉय के साथ मेक्सिको रूस भी गई। 1917 में अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाने के पश्चात सैन फ्रांसिस्को में हिंदू जर्मन षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया, जिसमें रॉय भी फंसे हुए थे। रॉय पर आरोप था कि उन्होंने अमेरिकी तटस्थता कानून को भंग करके एक ऐसे देशव्यापी षड्यंत्र में भाग लिया जिससे जर्मनी की वित्तीय सहायता प्राप्त थी। रॉय को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लिया गया तथा बाद में निजी जमानत पर छोड़ दिया गया। रॉय वहां से भागकर 1917 में मेक्सिको पहुंचे। मेक्सिको में रॉय ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखी। रॉय जब मेक्सिको में रह रहे थे तभी रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, जिससे रॉय काफ़ी प्रभावित हुए। रॉय ने मेक्सिको में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। पार्टी की स्थापना के लिए दिसंबर 1917 में मेक्सिको में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रॉय को पार्टी का मुख्य सचिव चुना गया। मेक्सिको में रूस की बोल्शेविक पार्टी के नेता माइकल बोरोडिन से रॉय निकट संपर्क में आए। बोरोडिन के सहयोग से रॉय रूस चले गए। उस समय तक वे आस्थावान साम्यवादी बन चुके थे। वे मॉस्को को विश्वव्यापी क्रांति का प्रेरक केंद्र मानते थे। उन्होंने इस क्रांति की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का निश्चय किया। रूस जाने से पहले रॉय बर्लिन रुके तथा वहां उन्होंने जर्मनी में साम्यवादी आंदोलन के संगठन के लिए पृष्ठभूमि बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 1920 में रॉय मॉस्को पहुंच गए। वहां वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख नेताओं, जिनमें लेनिन और ट्रोट्स्की आदि प्रमुख थे, के निकट संपर्क में आए। बाद में वे लेनिन के निकट सहयोगी बन गए और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाने लगे। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी में काफ़ी मतभेद उभरने लगे। स्टोलिन और ट्रोट्स्की के मध्य नेतृत्व के प्रश्न पर संघर्ष हुआ। वैचारिक दृष्टि से रॉय स्टोलिन के समर्थक थे।
स्टोलिन की इस नीति में विश्वास करते थे कि रूस में क्रांति के माध्यम से प्राप्त लाभों को मजबूत और स्थायी बनाया जाना चाहिए। स्टोलिन ने रॉय को चीन में साम्यवादी आंदोलन की सहायता करने के लिए भेजा। चीन में रॉय विशेष सफलताएं प्राप्त नहीं कर सके। इसके पश्चात से ही रॉय के स्टालिन के साथ मतभेद प्रारंभ हो गए और स्टालिन ने उनके प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपना लिया। 1928 में चीन के प्रश्न पर विचार करने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। रॉय बैठक में भाग लेने के लिए मॉस्को पहुंचे, किंतु उन्हें कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाने दी गई। रॉय के मित्रों को यह अनुभव हो गया कि वे स्टालिन के क्रोध का शिकार होने वाले हैं, अतः रॉय वहां से चोरी छिपे भाग निकले। वहां से वे बर्लिन चले गए। रॉय के चले आने के पश्चात कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की छठी कांग्रेस में उन्हें चीन में साम्यवादी विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। सितंबर 1929 में उन्हें औपचारिक रूप से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से निकाल दिया गया। 1930 तक रॉय बर्लिन में ही रहे। बर्लिन में ही उनकी भेंट एलन गॉटशॉक से हुई। वे रॉय की घनिष्ठ मित्र बन गई। 1937 में एलन भारत आ गई और रॉय से विवाह करके राजनीतिक गतिविधियों में उनकी सहभागी नहीं होने के साथ साथ उनकी जीवन संगिनी भी बन गई। दिसंबर 1930 में रॉय डॉक्टर महमूद के छद्म नाम से बम्बई आ गए। वे राजनीतिक और श्रमिक नेताओं से मिले। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से भी भेंट की और उनके निमंत्रण पर 1931 में कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। जुलाई 1931 में रॉय को कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में अपने बचाव में रॉय ने घोषित किया कि भारत में ब्रिटिश शासन विधि द्वारा स्थापित नहीं था, अतः उसे उखाड़ फेंकने का कोई प्रयत्न गैरकानूनी नहीं माना जा सकता। इस मुकदमे में बचाव की रॉय की दलील को बाद में माई डिफेंस नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस मुकदमे में रॉय को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई। जेल में रहते हुए रॉय ने अपना समय दर्शन और विज्ञान के गहन अध्ययन में बिताया। वे प्रतिमाह एलन गॉटशॉक्स को भी एक पत्र लिखते थे। नवंबर 1936 में जेल से छूटने तक उन्होंने 9 ग्रंथों की रचना कर ली थी। नवंबर 1936 में रॉय ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। दिसंबर में फैजपुर में वे कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सदस्य भी चुन लिया गया। अप्रैल 1937 में उन्होंने बम्बई से इंडिपेंडेंट इंडिया नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1950 में इसी समाचार पत्र का नाम बदलकर रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर दिया गया। कांग्रेस में रहकर उन्होंने उसके संविधान को बदलने तथा कांग्रेस को एक व्यापक जनाधार वाले दल में रूपांतरित करने का प्रयास किया। वे महात्मा गांधी के नेतृत्व के कटु आलोचक थे। कांग्रेस के स्वरूप में रूपांतरण के लिए कांग्रेस जन को संगठित करने के लिए उन्होंने मई 1930 में लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन की स्थापना की। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। रॉय ने गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के मत के विपरीत यह मत व्यक्त किया कि फांसीवाद के विरुद्ध इस युद्ध में कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार का साथ देना चाहिए। कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व और वर्चस्व के प्रतिरोध स्वरूप उन्होंने मार्च 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा, किंतु वे पराजित हो गए। 1940 में वे कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1940 में ही रॉय के निर्देशन में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना भी की गई। 1940 के बाद के वर्षों को रॉय के वैचारिक पुनर्रूपांतरण के काल के रूप में जाना जा सकता है। वे भारत और विश्व में विद्यमान परिस्थितियों से असंतुष्ट थे। उन्हें लग रहा था कि विश्व में कभी भी वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं था। वे ये समझते थे कि विश्व की समस्याओं के समाधान में पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही व्यवस्थाएं विफल रही। रॉय ये अनुभव करने लगे कि साम्यवाद से भी परे एक ऐसी विचारधारा तथा राजनीतिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं की आवश्यकता है जिनमें व्यक्तित्व के लिए स्वतंत्रता, समता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और उसके व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास की संभावनाएं बनी रहे। रॉय ने यह अनुभव किया कि दलगत राजनीति के द्वारा वास्तविक लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भी भंग कर दिया। उन्होंने स्वयं को मानवतावादी विचारधारा के प्रवर्तन के लिए समर्पित कर दिया। इस नई विचारधारा को उन्होंने नव मानववाद का नाम दिया। जीवन के शेष वर्षों में रॉय नव मानववाद की विचारधारा की व्याख्या में लगे रहे। 25 जनवरी 1954 को देहरादून में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर विश्व भर में शोक व्यक्त किया गया। उनके निकट सहयोगी तारिका तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम दार्शनिक बताया।
उन्होंने कहा, उनकी जीवन गाथा एक महाकाव्य की भांति है, जिसका अंतिम अध्याय जीवन के ऐसे दर्शन को उद्घोषित करता है जिसमें विज्ञान के मूलभूत तत्वों और मनुष्य के नैतिक अनुभवों का सम्मेलन है। तो ये था मानवेंद्र नाथ रॉय का संक्षिप्त जीवन परिचय। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।